नयापुर गांव में अमर नाम के किसान ने आज ही अपने बेटे ऋषभ की शादी की। ऋषभ की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद ऋषभ के पिता अमर ने ही ऋषभ को पाल पोस के बड़ा किया था और ऋषभ की शादी से अमर बहुत खुश था। शादी के अगले दिन ऋषभ, ऋषभ, बहू। जी ससुर जी। ये ऋषभ अभी तक उठा नहीं क्या? नहीं, रुकिए मैं ही उठाती हूँ। सुबह के 11 बज गए और ये गधा अभी तक सो रहा है। तभी अंदर से ऋषभ उबासी लिए हुए कमरे से बाहर आया। कहिए पिताजी, क्या हो गया? कब तक बेरोजगार की तरह घर में सोया रहेगा? अब तो तेरी शादी भी हो गई है। मेरे साथ खेत चल, खेत का सारा काम काज अब तू संभाल। पिताजी, मैंने आपको 10 बार कहा है मुझे खेती नहीं करनी है, पर आप हर दिन एक बात की रट लगाए बैठते हो। मुझे खुद का बिजनेस करना है। 5 साल से यही सुनता आ रहा हूं। पिछले महीने ही फल का कारोबार किया था, कोई फल लेने नहीं आया था तेरे पास। सारे फल सड़ गए और कितना बड़ा नुकसान हुआ था। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू कर ही दूंगा। बेटा, कैसे नहीं करूं चिंता। पहले तू अकेला था, अब तो बहुरानी भी आ गई है। सोचा तेरी शादी करवा दूंगा, थोड़ी जिम्मेदारी आएगी तो ये कारोबार का भूत तेरे सर से उतर जाएगा। पर नहीं पिताजी, बिजनेस में बहुत पैसे हैं। पर बेटा, बिजनेस जब तक सफल नहीं होता तब तक बिजनेस में पैसे लगते हैं, और अब मैं तुझे बिजनेस करने के लिए और पैसे नहीं दे सकता हूँ। मेरी भी उम्र बढ़ते जा रही है, कुछ समय बाद तुझे ही सब कुछ देखना है। अब तू देख तुझे क्या करना है, मैं खेत जा रहा हूँ। ऋषभ किसान बनना नहीं चाहता है और ना किसी के अंदर काम करना चाहता है। उसे खुद का बिजनेस शुरू करना था। सुनिए जी, लगता है ससुर जी गुस्सा हो गए। हाँ, गुस्सा तो हो गए, पर मैं उन्हें मना भी लूंगा शाम तक। ससुर जी हमारे बारे में सोच के बहुत चिंता कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमा पाया। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ससुर जी को खाने में क्या पसंद है? शायद उनका गुस्सा शांत हो जाए। पिताजी को? अरे हाँ, उन्हें मछली खाना बहुत पसंद है। तो चलिए हम दोनों साथ में जाके मछली ले आते हैं बाजार से। मीना और ऋषभ बाजार चले गए मछली लाने। ऋषभ मीना का हाथ पकड़कर चल रहा था। मीना ऋषभ के साथ बहुत खुश थी। बोलिए, कितने की मछली दूं? 2 किलो दे दो। 200 रुपए हो गए। इतना महंगा? तालाब के किनारे तो 50 रुपए किलो मिलता है। तो वहीं से ले लो, यहाँ क्यों आए? तालाब से मछली लाने में कितनी मेहनत लगती है पता है क्या? यहाँ कोई भी 100 रुपए से नीचे मछली दे दे तो मेरा नाम बदल देना, समझे क्या? आप तो गुस्सा हो गए। ये लीजिए 200 रुपये। चलो मीना। मीना पूरे रास्ते सोच रही थी। वो मछली वाले ने इतनी बदतमीजी से बात की, पर ऋषभ ने कुछ नहीं बोला, उल्टा मुस्कुरा के वहां से चले गए। रात में खाने के समय सब साथ आए। वाह, लगता है आज मछली बनी है। हाँ पिताजी, ये मीना की सोच थी, आपको खुश करने के लिए। चुप कर तू। बहू ने इतना तो सोचा, तू तो वो भी नहीं सोचता। पता नहीं पिछली बार कब तूने मछली बनाई थी। मछली में कितने कांटे होते हैं क्या कहूँ, इसलिए मुझे मछली बनाना पसंद नहीं है। अरे बहू कहाँ है? बहू, तू भी हमारे साथ आ जा। अभी आई ससुर जी, ये लीजिए। ये क्या है बहू? ये बांस में बनने वाली मछली है। मेरे घर में लोग बहुत चाव से खाते हैं। आप भी जरा चख कर बताइए कैसी बनी है। ये तो कमाल है बहू, मजा आ गया। अमर और ऋषभ को मीना के हाथ की बांस में बनी हुई मछली बहुत पसंद आई। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए, पर ऋषभ गहरी सोच में कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था अगर मैं तालाब से मछली खरीद के बाजार में बेच दूं तो बहुत मुनाफा होगा। तालाब के पास मछली बस 50 रुपए में मिलती है और बाजार में आते हुए भाव दुगना हो जाता है, 50 का 100। पर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे ये सोच रहा हूँ। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। बहुत कम समय में बहुत पैसे आ जाएंगे। एक काम कीजिए, मेरे गहने गिरवी रख दीजिए, आपको मछली खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। हाँ, और पैसे आते ही तुम्हारे गहने छुड़वा लूंगा। मेरा बिजनेस भी चालू हो जाएगा और तुम्हारे गहने भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगले ही दिन ऋषभ मीना के गहने गिरवी रख देता है।
और तालाब से मछलियां खरीदकर बाजार ले आता है। आओ आओ, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली। अरे भैया 3 किलो मछली देना। हाँ अभी देता हूँ। पहले ही दिन ऋषभ का मछली का बिजनेस बहुत अच्छा चला, कमाई दुगनी हो गई थी। ऋषभ बहुत खुश था। वो हंसते हुए घर लौटा। मीना, पिताजी देखिए, पहले ही दिन दुगनी कमाई हुई है। ये तो अच्छी बात है। अब जाके बहू के गहने छुड़वा ला। पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि कल और ज्यादा मछली खरीदूं, कमाई और बढ़ जाएगी, फिर मीना के गहने छुड़वा लूंगा। हाँ हाँ, जैसा आपको सही लगे। बेटा इतने पैसे मत डाल, जो मुनाफा है वही डाल, ज्यादा पैसे का लालच मत कर। पिताजी अभी मौका है, कमाने दो, सीजन चल रहा है। ऋषभ अगले दिन पूरे पैसों से मछलियां खरीद लेता है और बाजार में बेचने चला आता है। आओ आओ, ताजी ताजी मछली ले लो। 5 किलो देना। ये लीजिए, 500 रुपए हो गए। क्या? वो मछली वाला 50 रुपए किलो दे रहा है और तू 100? तू रहने दे भाई, मैं वहीं से ले लूंगा। ऋषभ जब ध्यान से देखता है तो पूरे बाजार में बहुत लोग मछलियां ही बेच रहे थे। तालाब के मछुआरे बाजार में आके कम दाम में मछलियां बेच रहे थे। सुबह से शाम हो गई, किसी ने ऋषभ से मछली नहीं खरीदी। ऋषभ दुखी मन के साथ पूरी मछलियां लेकर घर आ गया और पूरी बात मीना और पिताजी को बताई। तुझे कहा था बहू के गहने छुड़वा ले, पर नहीं, अब कहां से बहू के गहने छुड़वाएगा? और ये मछली भी खराब हो जाएगी। तूने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अमर गुस्से में वहां से चला गया। मीना, मैंने क्या गलत किया? नहीं, मुझे आप पे यकीन है, कुछ ना कुछ हो जाएगा और ये मछली भी खराब नहीं होंगी। ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई ना कोई उपाय दिख जाएगा। ऋषभ पूरी रात सो नहीं पाया और सोचता रहा। आखिर उसे एक आइडिया सूझा। मीना ने बास में मछली बहुत स्वादिष्ट बनाई थी और ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है। अगर मैं ये बिजनेस डाल दूं तो बहुत चलेगा और ये सारी मछलियां खराब होने से पहले ही बिक जाएगी। सुबह होते ही ऋषभ ने मीना को अपनी तरकीब बताई। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी शुरुआत करते हैं। ऋषभ जंगल से बांस की लकड़ियां काट लाता है और बाजार के बीचों बीच एक ठेला लगा देता है। मीना मछलियों को साफ करके बांस में मसाले के साथ भरने लगती है और फिर ऋषभ आवाज लगाता है। आओ आओ, पहली बार बास की मछली का स्वाद लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। मछली इतनी स्वादिष्ट नहीं खाई होगी कभी। मीना की बास की मछली इतनी मशहूर हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये क्या है? खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अरे तो खा के भी देख लीजिए ना, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ऐसी बात है तो 1 प्लेट लगाओ। मीना ने बांस को सिगड़ी में रखा और कुछ देर बाद उसे एक प्लेट में डालकर कस्टमर को दिया। चखते ही, अरे भैया, ये तो सच में लाजवाब है। इतनी स्वादिष्ट मछली मैंने पहली बार खाई है। खाते ही मुंह में घुल गई, इतनी नरम, वाह। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और एक ही दिन में ऋषभ और मीना का बिजनेस हिट हो गया। कुछ महीनों में ही छोटा सा ठेला एक मशहूर होटल में तब्दील हो गया और बहू और बेटे की तरक्की देखकर अमर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा इतना बड़ा होटल खुल गया है। हाँ पिताजी, और ये सब मीना की बदौलत। सही कहते थे मेरे दादा परदादा, बहू घर की लक्ष्मी होती है। हमेशा खुश रहो बहू। अमर ने अपने बेटे और बहू को दिल से आशीर्वाद दिया। मीना की बांस की मछली इतनी मशहूर हो गई, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक गांव में रवि नाम का आदमी रहता था। उसके यहाँ पर बहुत सारी गाय भैंसी पली हुई थी और वो उन्हीं का दूध बेचा करता था और दही मठा भी जमा कर उसी की बिक्री करता था, जिससे उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मीनाक्षी ने उससे कहा, अजी सुनिए, हमारी गाय बीमार हो गई है, आप उसकी दवाई ले आइए ना। हाँ हाँ ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तब तक दूसरी है तो उसका दूध निकाल लिया करो। फिर भी आपको उसकी दवाई ले आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया
तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं अभी दही मट्ठा बेचने जाऊंगा, उधर ही से दवाई भी ले आऊंगा। और ये कहकर वो चला गया। उसने सभी को दही मठा दिया और फिर गाय की दवाई लेकर घर पर आ गया। उसके ग्राहक बंधे हुए थे, जिस वजह से वो रोजाना उन्हीं लोगों को दही मठा देने जाया करता था। वहीं उस दवाई से गाय को कुछ असर नहीं हुआ और उसकी बीमारी सारे जानवरों में हो गई, जिस वजह से मीनाक्षी और उसका पति रवि काफी ज्यादा परेशान थे। अरे अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा काम बंद हो जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या महामारी फैली हुई है हमारे जानवरों में। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर इसकी जानकारी देता है, तो उसे डॉक्टर बताता है कि अभी जानवरों में महामारी फैल गई है। ये सुनकर रवि काफी परेशान होता है और अगले दिन उसकी एक गाय मर जाती है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 2 भैंसें बचती है। पर उनकी तबीयत भी काफी खराब थी, जिस वजह से वो ज्यादा दूध नहीं दे पाया करती थी और इसी वजह से दही भी नहीं बन पाता था। अरे अब हम क्या करें? हमारी भैंस तो दूध ही नहीं दे रही है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आप चिंता क्यों कर रहे हो? शायद हमारी भैंसें ठीक हो जाएं। हाँ, भगवान से दुआ मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मर गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे भी हमारी एक गाय तो मर ही चुकी है और हमारे ग्राहक दूसरी जगह से दही मट्ठा लेने लगे हैं। वो तो लेंगे ही, क्योंकि उन्हें तो कहीं ना कहीं से दही चाहिए ही। वैसे भी आज के समय में कोई किसी का नहीं सोचता। और ये कहकर मीनाक्षी भी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद रवि साइकिल उठाकर गांव से बाहर आ जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसी पेड़ के पास एक नदी बहती थी और रवि अपने आप से कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन भैंसों ने दूध नहीं दिया तो मैं दही और मट्ठा कहां से बना पाऊंगा और ना ही उन्हें बेच पाऊंगा। तभी उसे प्यास लगती है, तो वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है। पर उसने देखा कि नदी का पानी दूध सा सफेद रखा हुआ था। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे ये पानी दूध सा कैसे रखा है? क्या ये दूध की नदी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब उसने पानी पिया तो पानी का स्वाद नॉर्मल था, तो वो समझ गया कि ये सादा पानी ही है, बस दूध की तरह दिखाई दे रहा है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो अपने आप से कहता है, क्यों ना मैं इसी पानी का इस्तेमाल कर कर दूध बेचूं और इसी से दही मट्ठा भी जमाऊं। वैसे भी कौन जान पा रहा है कि मैं दही मट्ठा कैसे बना पा रहा हूं। सभी को तो बस लेने से मतलब है। और ये सोचकर वो एक टंकी में पानी को भर लेता है और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर दही जमा देता है और उसी से मट्ठा भी बनता है और पूरे गांव में वो बेच देता है, जिसके बाद उसकी बिक्री काफी अच्छी होने लगती है। एक दिन की बात है, जब वो दही बेचने गया तो रेनू ने उससे कहा, अरे क्या बात है रवि, अब तो तुम रोजाना दही मट्ठा लाने लगी। क्या तुम्हारी भैंसें ठीक हो गई? हाँ, अब ठीक ही हो गई है। अब काम तो करना ही पड़ेगा। मैं अब दूध खरीद कर लाता हूँ और उसी से दही मट्ठा जमा देता हूँ, क्योंकि इससे कुछ तो मुनाफा होगा ही। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं कैसी बीमारी फैल गई है जानवरों में, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, इसी वजह से मेरी एक और गाय मर गई। पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रवि वहां से चला आया और वो उसी नदी से जाकर पानी भर लाया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अचानक गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों के यूं अचानक बीमार पड़ने से सभी काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बीमार कर रहा है। जब ये बात डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, लगता है आप लोग कोई केमिकल युक्त चीजें ले रहे हैं, क्योंकि जो चीज आपके जानवरों में मिली है वही चीज आपके शरीर में भी है। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ नहीं ले रहे थे।
और जिन लोगों ने रवि का दही मठा लिया था बस वही बीमार पड़ रहे थे और वो आधे से ज्यादा गांव में अपना दही मठा देता था। इसके बाद सभी लोग रवि के घर पहुंचते हैं। वहीं अपने घर पर गांव वालों को देखकर मीनाक्षी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उन लोगों से कहती है, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और इस तरह मेरे घर पर क्यों आए हैं? रवि कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो अपने दही मट्ठा में क्या मिला रहा है? क्योंकि उसी का दही मट्ठा खाकर हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। पर हम लोग तो कुछ नहीं मिला रहे हैं। तुम नहीं मिला रही हो, पर तुम्हारा पति तो मिला रहा है। बुलाओ उसे, हमें बात करनी है उससे। वो तो अभी अपनी साइकिल लेकर गांव के बाहर गए हैं। जब आ जाए तब बात कर लेना। नहीं, हमें अभी बात करनी है। चलो हम सब अभी गांव के बाहर चलते हैं। आज पता लग ही जाएगा कि वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ये कहकर वो लोग गांव के बाहर आ जाते हैं और गांव के बाहर आने के बाद सभी लोग रवि को ढूंढने लगते हैं। तभी रवि नदी के पास टंकी में पानी भरते हुए मिल जाता है। ये देखकर सभी बड़े हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि रवि पानी मिलाकर दही मठा दे रहा था। और इसके बाद राजू ने रवि से कहा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमें इस नदी का पानी दही मट्ठा में मिला के दे रहे हो। गांव वालों को इस तरह देखकर रवि काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये सब यहाँ पर कैसे आ गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो टंकी धोने आया था। अच्छा, टंकी धोने आए थे? हमें बेवकूफ समझते हो? इस नदी का पानी बिल्कुल दूध जैसा है और तुम इसी का फायदा उठाकर हमें जहर पिला रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस। तभी वहाँ पर डॉक्टर एक आदमी को लेकर आता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कारखाने का मालिक था और उसी कारखाने से गंदगी निकलकर इस नदी में मिलती थी। और वो आदमी उन गांव वालों को बताता है, अरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। मेरे कारखाने की वजह से आपके पशुओं में महामारी फैल गई है। मैं इसके लिए आपको हर्जाना दूंगा। बस इसकी जानकारी पुलिस को मत होने देना। क्या? तो इस पानी में केमिकल मिला हुआ है? हाँ, हमारी फैक्ट्री में जो बेकार केमिकल होते हैं हम लोग उसे इसी नदी में बहा देते हैं, पर हमें नहीं पता था कि ये लोगों के और जानवरों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा। ये सुनकर रवि भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। इस पर राजू ने कहा, इसका मतलब रवि जो हमें दही मट्ठा दे रहा था उसमें केमिकल था, इसलिए हम लोग बीमार पड़ रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि पानी में केमिकल है। मैं तो बस अपने फायदे के लिए पानी मिला रहा था। मैंने सोचा अगर पानी मिला दूंगा तो कौन सा आप लोगों को पता लगेगा। अच्छा, तो तुम अपने लालच में हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब नदी का पानी सफेद है तो कुछ ना कुछ तो इसमें मिला होगा, पर तुम तो अपने लालच में अंधे हो गए हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे लालच आ गया था बस इसी वजह से। नहीं, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी तो पता लगे कि जब बीमार पड़ते हैं तो कैसा लगता है। और ये कहकर वो सभी रवि को उठाते हैं और उसी नदी में फेंक देते हैं, जिससे रवि के मुंह में भी पानी चला जाता है और उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। और इसके बाद वो सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जब सभी चले जाते हैं तो रवि नदी से बाहर आता है और अपने आप से कहता है, किसी ने सच ही कहा है, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर मैं लालच नहीं करता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। और ये कहकर वो वहीं पड़ा रहता है।